बहुत सालों पहले की बात है। कृष्णापुर नामक एक गांव में दो बहनें शिखा और आरती अपनी माँ साधना के साथ रहा करती थी। आरती पढ़ने में बहुत होशियार थी और अपनी माँ के घर के कामों में भी उनका हाथ बटाया करती थी। वहीं शिखा बहुत ही आलसी लड़की थी और वो पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी। शिखा और आरती के पिता कैलाश की कुछ समय पहले ही इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण साधना को घर का खर्चा उठाना पड़ता था। साधना गांव के एक सेठ के यहाँ पर काम करती थी। सेठ साधना को काम के बहुत ही कम पैसे दिया करता था, जिसके कारण साधना को घर का खर्चा चलाने में बहुत सी दिक्कतें आती थी। कभी कभी तो तनख्वाह समय पर न मिलने के कारण उनके पास ऐसा समय भी आ जाया करता था जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और वो सभी लोग भूखे पेट ही सो जाया करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन साधना सेठ के कमरे में सफाई कर रही होती है कि तभी गलती से उसके हाथ से सेठ का एक बेशकीमती गुलदस्ता गिरकर टूट जाता है। सेठ टूटे हुए गुलदस्ते की आवाज सुनकर गुस्से से उठकर खड़ा हो जाता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरा इतना महंगा बेशकीमती गुलदस्ता तोड़ने की? तुझे पता भी है कि ये पूरे 10,000 रुपए का गुलदस्ता था। जल्दी से मेरे 10,000 रुपए निकाल, नहीं तो मेरे घर से अभी के अभी निकल जा। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी, इतनी बड़ी रकम भला मैं कहाँ से लाऊंगी? आप तो मुझे केवल 2,000 रुपए ही महीने की पगार देते हैं। इतने में तो मेरे घर का राशन पानी बहुत मुश्किल से ही आ पाता है। मेरे पास तो 10,000 रुपए नहीं है। कृपया करके मुझे काम से ना निकालें। आप तो धनवान हैं। हमारे घर का चूल्हा आपके यहाँ मजदूरी करके ही जलता है। कृपया करके आप मुझे काम से ना निकालें। मेरी तो बच्चियाँ भी हैं। मैं तो भूखे पेट गुजारा कर लूंगी, पर उन मासूमों को तो कुछ न कुछ खिलाना ही पड़ेगा ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मुझे कुछ नहीं पता। जब तुम मेरे 10,000 रुपए मेरे हाथ में दे दोगी, उस दिन से मैं तुझे वापस काम पर रख लूंगा। चल, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? मेरे घर से इसी वक्त निकल जा। ऐसा कहकर सेठ साधना को काम से निकाल देता है। साधना घर जाकर अपनी बेटी आरती को बोलती है, आरती बेटा, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारा पेट कैसे भरूंगी? आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खराब दिन था। आज सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं? माँ, आप केक बनाने का काम कर सकती हो। केक बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। एक बार आप जरा सोचिए तो। तुम ठीक कह रही हो बेटी। कल ही मैं शहर से सामान लाकर केक बनाया करूँगी। अगले दिन साधना अपनी बची हुई जमा पूंजी से बाजार जाकर केक बनाने का सामान ले आती है और घर चलाने के लिए घर में ही केक बनाने का काम शुरू कर देती है। साधना बहुत ही अच्छे केक बनाया करती थी, इसीलिए धीरे धीरे करके सभी गांव वाले उसके हाथों के बनाए हुए केक खरीदने लगे। गली गली केक बेचकर साधना बहुत मुश्किल से अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। ऐसे ही समय निकल रहा था, लेकिन एक दिन एक बूढ़ी दादी साधना के घर रोटी मांगने के लिए आ जाती है और कहती है, बेटा, कुछ खाने के लिए है? मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। बहुत तेज भूख लगी है। साधना बूढ़ी दादी को घर में बिठाकर अपने हिस्से की 2 रोटी बूढ़ी दादी को दे देती है और उनसे कहती है, ये लो अम्मा, ये 2 रोटी ही है, आप इसे खा लो। आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मैं कल खा लूंगी। फिर वो बूढ़ी दादी 2 रोटी खा लेती है। रोटी खाते ही वो बूढ़ी एक परी के रूप में बदल जाती है
और कहती है, साधना बेटी, मैं एक परी हूँ और मुझे पता है कि तुम बहुत गरीब हो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रोटियाँ थी, लेकिन फिर भी तुमने वो रोटी मुझे दे दी। तुम दिल की कितनी अच्छी हो। मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें एक जादुई केक बनाने की मशीन देना चाहती हूँ। ये लो, इस जादुई केक बनाने वाली मशीन से तुम्हारे सारे केक अपने आप ही बन जाया करेंगे और तुम उन केक्स को ले जाकर बाजार में बेच देना। इसी तरह तुम्हारी गरीबी के दिन भी दूर हो जाएंगे और तुम धीरे धीरे अमीर हो जाओगी। परंतु ध्यान रहे, कभी भी जादुई केक बनाने वाली मशीन का इस्तेमाल गलत कामों में मत करना और इस जादुई केक बनाने वाली मशीन से तुम्हारी जो भी कमाई हो उसका आधा हिस्सा गरीबों में बांट देना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। साधना उस जादुई केक बनाने वाली मशीन को परी का आशीर्वाद समझकर रख लेती है। फिर सुबह जब साधना उस कमरे में वापस आती है तो देखती है कि जादुई केक बनाने वाली मशीन ने तो बहुत सारे सुंदर सुंदर केक अपने आप ही बनाकर रख दिए हैं। साधना ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उन केकों को ले जाकर बाजार में बेचने निकल जाती है। केक इतने टेस्टी थे कि सभी लोग उसे जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं और आज बहुत दिनों के बाद साधना की अच्छी कमाई हुई थी और फिर वो अपनी दोनों बेटियों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान लेकर घर पहुंचती है। ये लो मेरी प्यारी बच्चियों, आज तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ये चाट, पिज्जा, सैंडविच और बहुत सारे स्नैक्स लेकर आई है। जल्दी जल्दी इसे खाकर फिनिश करो, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। और इस तरह वो अपनी दोनों बेटियों के साथ उसी घर में हंसी खुशी से रहने लगती है और जादुई केक बनाने वाली मशीन से जो भी कमाई होती थी वो उसका आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया करती थी। फिर कुछ दिनों के बाद वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। एक गांव में आलिया और ऐश्वर्या नाम की 2 बहनें रहती थी। दोनों बहनें अनाथ थी। वो दोनों बहनें दूसरों के घरों में काम करती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। दोनों हमेशा दूसरों की मदद करती थी। दोनों बहनों में आपस में बहुत प्रेम था। आलिया, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा एडमिशन किसी स्कूल में करा दूँ। तुम सबसे पहले अपनी शिक्षा पूरी करो, घर का काम मैं संभाल लूंगी। नहीं दीदी, अगर पढ़ाई करनी है तो हम दोनों करेंगे। आपका भी पढ़ाई में बहुत मन है, इसीलिए मैं अकेले पढ़ाई नहीं करूँगी। जिद मत करो आलिया, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसीलिए तुम्हें स्कूल भेजना चाहती हूँ। उसके बाद वो आलिया का गांव के ही एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देती है। अब आलिया स्कूल जाने लगती है और ऐश्वर्या घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती है। एक दिन दोनों बहनें बाजार से राशन लेने जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक घायल मासूम बिल्ली दिखाई देती है। अरे, लगता है ये बिल्ली बहुत जख्मी है। हाँ दीदी, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। दोनों बहनें बिल्ली को उठाकर अपने घर ले आती हैं। उसके बाद उसकी मरहम पट्टी करती हैं और उसे खाना भी देती हैं। दोनों बहनें उस बिल्ली का बहुत ख्याल रखती हैं। कुछ दिनों बाद वो बिल्ली पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। एक दिन वो बिल्ली भागने लगती है। अरे दीदी, देखो, हमारी बिल्ली भाग रही है। कोई बात नहीं बहन, उसे जाने दो, वो अपने परिवार के पास जाना चाहती है। थोड़ी देर में बिल्ली वापस लौट आती है। फिर ऐश्वर्या उसे खाना खिलाती है, लेकिन बिल्ली खाना नहीं खाती। अरे, क्या हुआ? कोई परेशानी है तुम्हें? दीदी,
लगता है ये कुछ बोलना चाहती है। क्या हुआ बिल्लो, क्या बताना चाहती हो? तभी बिल्ली वहाँ से जाने लगती है। दीदी, मुझे लगता है ये बिल्ली हमें कुछ दिखाना चाहती है। चलो दीदी, इसका पीछा करते हैं। दोनों बहनें बिल्ली का पीछा करने लगती हैं। चलते चलते वो बिल्ली दोनों को एक जंगल में ले जाती है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बिल्ली हमें यहाँ जंगल में क्यों लेकर आई है? कहीं ये बिल्ली कोई चुड़ैल तो नहीं है ना? तुम सही कह रही हो। पता नहीं ये इस जंगल में क्यों लेकर आई है हमें। मुझे तो अपने घर का रास्ता भी नहीं पता। अब हम कहाँ जाएंगे? चलो दीदी, यहाँ से लौट चलते हैं। दोनों बहनें वहाँ से भागने लगती हैं। तभी वो बिल्ली जादू से उन दोनों के सामने प्रकट हो जाती है। ये देखकर दोनों बहनें बुरी तरह से डर जाती हैं। बचाओ, बचाओ हमें। दीदी, ये बिल्ली तो चुड़ैल निकली। अब हम क्या करेंगे दीदी? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो हमसे? हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? तभी वो बिल्ली एक जादूगर बन जाती है। उसे देखकर दोनों बहनें चिल्लाने लगती हैं। बस चिल्लाना बंद करो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमें क्यों मारना चाहते हो? हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। हम तो पहले से ही अनाथ हैं। हमारी विनती है, हमें कुछ मत करना। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुम दोनों पहले शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बस तुम दोनों मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम एक जादूगर हो, मुझे सब पता है। तुम हमारी बलि देना चाहते हो। हमें माफ करो, हमें घर जाना है। देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि मैं एक जादूगर हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझसे भी बड़ी जादूगरनी है। दरअसल उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो मरने वाली है। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो मरने से पहले तुम दोनों बहनों से मिलना चाहती हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करो। उसके बाद मैं तुम्हें खुशी खुशी तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँगा। नहीं नहीं, हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। दीदी भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगी। दीदी, ये आदमी हमें पागल बना रहा है। देखो, अगर तुम सच बोल रहे हो तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करना एक पुण्य का काम होता है। जादूगर अपने जादू से वहाँ दो जादुई झाड़ू प्रकट करता है। तुम दोनों बहनें अपनी अपनी झाड़ू पर बैठ जाओ। दोनों बहनें जादुई झाड़ू पर बैठ जाती हैं और जादूगर के पीछे चलने लगती हैं। जादूगर उन दोनों को अपने घर ले जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ी जादूगरनी दिखती है। माँ, देखो माँ, मैं दोनों बहनों को ले आया हूँ। प्रणाम बूढ़ी अम्मा। खुश रहो बेटियों। अम्मा, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हम तो आपको जानते तक नहीं। तुम मुझे नहीं जानती, ये बात मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी माँ मेरे पास जादू सीखने आती थी। वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल की औरत थी। मरने से पहले वो मुझे कुछ दे कर गई थी। अब समय आ गया है कि वो चीजें मैं तुम्हें वापस लौटाऊं। जादूगरनी अपने जादू से दो जादुई गुलाब के फूल प्रकट करती हैं। ये लो बेटा, ये जादुई गुलाब हैं। तुम इनको किसी खुले मैदान में रख देना। उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या होता है। दोनों बहनें अपना अपना गुलाब का फूल ले जाती हैं और उस गुलाब को किसी खुले मैदान में रख देती हैं। गुलाब के रखते ही
दोनों गुलाब दो बहुत बड़े गुलाब के घर बन जाते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर घर है दीदी। चलो बहन, अंदर चलकर देखते हैं। उसके बाद दोनों बहनें अपने अपने गुलाब घर में चली जाती हैं। गुलाब घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत भरी हुई थी और गुलाब घर से वो जो भी मांगती थी बदले में उन्हें वो मिल जाता था। ऐश्वर्या गरीब लोगों की मदद करने लगी थी। एक दिन कुछ औरतें भीख मांग रही थी। देखो तो जरा, कितनी बेसहारा है ये, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ऐश्वर्या अपने जादुई गुलाब घर के अंदर जाती है। हे जादुई गुलाब घर, क्या तुम इन गरीब औरतों की मदद के लिए मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए ही हूँ। उसके बाद जादुई गुलाब घर से बहुत सारी धन दौलत प्रकट होती है। ऐश्वर्या उन पैसों को ले जाकर उन गरीब औरतों में बांट देती है। तुम ये पैसे रख लो और अपना कोई काम शुरू करो। आज के बाद तुम कभी भी भीख मत मांगना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। वहीं दूसरी तरफ आलिया धीरे धीरे बहुत घमंडी हो जाती है और दूसरों की मदद भी नहीं करती। एक दिन आलिया शॉपिंग करने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बुढ़िया दिखाई देती है। बिटिया, बिटिया, मैं बहुत भूखी हूँ बिटिया, मुझे कुछ खाना दे दे। खाना नहीं है तो पैसे दे दे बिटिया। क्यों रे बुढ़िया, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है जो तुझे उसमें से तोड़ कर दे दूं? मेहनत तो की नहीं जाती, भीख मांगने की आदत पड़ी हुई है। आलिया जादुई गुलाब घर के अंदर जाती है और बहुत सारे पैसे मांगती है। उन पैसों को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में उड़ा देती है और बहुत सारी शॉपिंग भी करती है। एक दिन जादुई गुलाब घर बहुत गुस्सा हो जाता है। आलिया, तुम मेरा गलत फायदा उठा रही हो। तुम कभी भी किसी की मदद नहीं करती, ये गलत बात है। अरे अपनी बकवास बंद कर, मुझे ज्यादा ज्ञान मत बांट। तू सिर्फ मेरी मौज मस्ती के लिए ही बना है, इसीलिए जो मैं कहूँगी चुपचाप वही कर। आलिया की ये बात सुनकर गुलाब घर को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद आलिया की सारी कीमती चीजें भी वहाँ से गायब हो जाती हैं और आलिया बहुत गरीब हो जाती है। वो रोते रोते अपनी बहन के गुलाब के घर के अंदर जाती है, लेकिन घर के अंदर जाते ही उसे एक जोरदार करंट लगता है और वो दूर कहीं जाकर गिर जाती है। दीदी बाहर आओ, दीदी जल्दी से बाहर आओ। दौड़ते दौड़ते ऐश्वर्या घर से बाहर आती है। क्या हुआ बहन, तू चिल्ला क्यों रही है? आलिया अपनी बड़ी बहन को वो सारी बातें बताती है। ये तुम्हारी ही गलती है, तुझे पता है लालच करना बहुत गलत है। आज तेरे ही लालच की वजह से तेरी ये हालत हुई है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूँगी। ठीक है बहन, अब से तुम मेरे साथ मेरे ही गुलाब घर के अंदर रहना। उसके बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी अपने गुलाब घर के अंदर रहने लग जाती हैं। रिधि के पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो जाता है। घर के सभी लोग रिधि को ही उसकी माँ के मरने का कारण मानते हैं और रिधि से सब लोग नफरत करते हैं। रिधि जब थोड़ी बड़ी हुई तो उससे घर का सारा काम करवाया जाने लगा। रिधि जब अपने जैसे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी तो उसे बहुत दुख होता था और जब रिधि के पिता ने दूसरी शादी की तो रिधि के दुख और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिधि की सौतेली बहन और सौतेला भाई स्कूल जाते थे। उन्हें बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से घर में पाला जाता था। रिधि बहुत दुखी रहती थी। एक दिन रिधि ने अपनी सौतेली माँ से कहा,
माँ, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ और खूब पढ़ना चाहती हूँ। तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? अगर तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। जा, घर बहुत गंदा पड़ा है, जाकर झाड़ू लगा। रिधि रोते रोते झाड़ू लगाती है। उस दिन वो पूरे दिन खाना भी नहीं खाती और अपनी माँ के फोटो के आगे बहुत रोती है। माँ, तुम कहाँ हो माँ? काश तुम मेरे पास होती, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। रिधि रोते रोते वहाँ सो जाती है। तभी सुबह सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई तू? अभी तक नहीं उठी, जल्दी उठ। रिधि घबराकर जल्दी से उठती है और भागी भागी अपनी माँ के पास पहुँचती है। क्या हुआ माँ? हुआ कुछ नहीं, तूने अभी तक घर की सफाई नहीं की है। अब जल्दी से झाड़ू उठा और पूरे घर की सफाई कर दे। मैं अभी बाजार से होकर आती हूँ, उससे पहले घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए, समझी? जी माँ, हो जाएगा। फिर रिधि घर की सफाई करने के लिए झाड़ू इधर उधर ढूंढती है, लेकिन उसे झाड़ू कहीं नहीं मिलती। वो बहुत उदास हो जाती है। तभी उसे सोफे के पीछे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाकर देखती है तो वहाँ एक झाड़ू रखा होता है। वो नई झाड़ू देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर झाड़ू है, आज मैं इसी झाड़ू से झाड़ू लगाऊंगी। ये कहकर रिधि जैसे ही वो झाड़ू अपने हाथ में लेती है, उसमें से एक आवाज आती है। रुको रिधि, मैं कोई मामूली झाड़ू नहीं हूँ, मैं एक जादुई झाड़ू हूँ और मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। अब तुम्हें घर का कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूँगा। इतना बोलकर झाड़ू मिनटों में पूरे घर की सफाई कर देता है। ये देखकर रिधि बहुत खुश होती है। फिर रिधि की सौतेली माँ बाजार से घर वापस आ जाती हैं, तो देखती हैं कि घर बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, घर की तो सफाई हो गई, अब जा, बाथरूम में बहुत सारे कपड़े रखे हैं, उससे भी धो दे। फिर रिधि बाथरूम में कपड़े धोने जाती है और जैसे ही कपड़े धोने बैठती है तो वो देखती है कि जादुई झाड़ू उसके बगल में ही रखा है। ये देखकर रिधि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जादुई झाड़ू कपड़ों को भी चुटकियों में साफ कर देता है। अब रिधि को घर में कोई भी काम करना नहीं पड़ता था, सारा काम जादुई झाड़ू कर दिया करता था। रिधि की सौतेली माँ को ये सब हजम नहीं होता कि आखिर इतना सारा काम ये लड़की इतनी जल्दी और इतने अच्छे से कैसे कर देती है। फिर उसका शक उस पर बढ़ने लगता है और वो रिधि पर नजर रखने लगती है और एक दिन गुस्से में आकर वो रिधि को बहुत डांटती है और उसकी पिटाई भी करती है और उससे पूछती है, बता मुझे, तेरा सारा काम कौन कर देता है? कौन तेरी मदद करता रहता है? बता जल्दी। कोई नहीं माँ। मुझसे झूठ बोलती है? अभी रुक, अभी तुझे बताती हूँ। फिर वो रिधि को बाथरूम में बंद कर देती है। रिधि बाथरूम में रो रही होती है कि तभी जादुई झाड़ू वहाँ आ जाता है। चुप हो जाओ रिधि, जिसने तुम्हारा ये हाल किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर जादुई झाड़ू रिधि की सौतेली माँ के कमरे में जाता है और सौतेली माँ की खूब अच्छे से धुलाई करने लगता है, जिससे वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे अरे बचाओ मुझे, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई है। अब जब भी सौतेली माँ रिधि को सताती तो जादुई झाड़ू सौतेली माँ की खूब पिटाई कर देता था और जादुई झाड़ू सौतेली माँ को दिखाई भी नहीं देता।
झाड़ू सिर्फ रिधि को ही दिखाई देता था। फिर एक दिन रिधि की सौतेली माँ रिधि को छत पर लेकर जाती हैं और उसे धक्का दे देती हैं। रिधि छत से नीचे गिर रही होती है कि तभी जादुई झाड़ू अपने जादू से रिधि को बचा लेता है और उसकी सौतेली माँ को हवा में उल्टा लटका देता है और उसे भी छत से नीचे गिराने ही वाला होता है कि तभी रिधि कहती है, हे जादुई झाड़ू, तुम मेरी माँ को मत गिराओ, उन्हें चोट लग जाएगी। ठीक है रिधि, तुम कहती हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। अगर इसने दोबारा तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर रिधि की सौतेली माँ रिधि से माफी मांगती है। रिधि अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है। फिर रिधि की सौतेली माँ रिधि को कभी नहीं सताती और रिधि स्कूल भी जाने लगती है। फिर सभी लोग एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं।